पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा वो कैसा होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? बताइए जी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारा कैसा होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है? अलोंग। कैसे? कैसे? आंसर सही दिया है सबने, नो डाउट, बट क्यों और कैसे? या फिर बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का स्टेटमेंट है बच्चा। सिंपल डिफ्यूजन की वजह से। सिंपल डिफ्यूजन कह लो या फिर ये कहो, करेक्ट वर्ड जो यूज करना यहाँ पे होगा ना वो ये कि मैम क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है ना गैस का, दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो जी। अब हम हमारी जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट जब तुम लोगों को क्लियर हो रहे हैं तो बिल्कुल ही क्लियर करते हुए चलो। वैसे भी ये वाला जो बैच है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैच है, क्योंकि तुम लोग ना आंसर बहुत धड़ल्ले से देते हो। और एक बैच तो मेरे पास है, मतलब उसमें 5-6 बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, और अगर वो जिस दिन नहीं आते हैं ना उस दिन मेरे को ऐसा लगता है कौन सी क्लास को पढ़ा रही हूँ मैं। चलो जी, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था, मैं तुमको ये वाला काम दिया था याद करने के लिए, दैट मीन्स हम लोग को स्टार्ट करना है यहाँ, राइट? या ये वाला हो गया था हमारा? मैम याला समझा दिया था आपने मैम, हल्का सा मैंने आपको समझा दिया था, बट इसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं हुआ था ना? हाँ जी शिव जी, आप ओके जी। चलो जी, यहाँ फिर हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से ही एक्चुअल वाला स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग को जो है कॉन्सेप्ट आज के लेके जाने हैं। देखिए जी, क्या कहानी चल रही है प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की हमारी। हमने पढ़ा कि ये सारे क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को होने में हेल्प करते हैं। मतलब क्या मैम? मतलब ये बच्चा कि आपका मैंने क्या आपको बताया, आप लोगों ने इनफैक्ट आंसर बताया कि मैम जो हमारी गैसेस डिफ्यूज कर रही है ना वो डाउन हिल कॉन्सेंट उसको फॉलो कर रही है। डाउन हिल और अपहिल आप लोग समझते हो? नहीं समझते हो तो एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहानी है डाउन हिल और अपहिल की। कि ये रहा हमारा पहाड़, ठीक है। अप हिल जब हम जा रहे होते हैं तो क्या हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसको हम कहते हैं अप हिल। और इसको आप क्या कहते हो? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहते हैं बच्चा जी? इसको हम कहते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर हमारा यूजुअली, मैं एक मॉलिक्यूल्स को लेके समझा रही हूँ आपको, कम था, और ये कम मॉलिक्यूल भी हमारे हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, राइट? जैसे आप पहाड़ पे जब चढ़ते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अप हिल, ठीक है। दूसरा आता है हमारा बच्चा क्या? डाउन हिल कॉन्सेंट्रेशन। डाउन हिल कॉन्सेंट्रेशन का क्या कहानी है? ये हमारा चल रहा है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम इसको ये वर्ड्स यूज ही क्यों करते हैं? हम ये जो वर्ड यूज करते हैं ना वो इसलिए क्योंकि ऊपर हिल पे जब हम जा रहे हैं ना बच्चे, तो ये हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट? क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है? चीजों को नीचे खींचती है। तो आप जब ऊपर से नीचे आ रहे होगे डाउन हिल में, तो ये क्या है? आप ग्रेविटी के साथ आ रहे हो, इसीलिए वर्ड हम यूज करते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसको समझाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? इसको समझाने के पीछे कॉन्सेप्ट ये था बच्चे जी कि हमारी एटमॉस्फेयर में, ये रहे बादल हमारे, एटमॉस्फेयर में क्या हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? भर भर के प्रेजेंट है। क्यों मैम? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉम्पोनेंट्स ऑफ गैसेस, राइट? कॉम्पोनेंट ऑफ गैसेस जब हमने पढ़ा हुआ है तो आपको कितना 78% के लगभग हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट? यस है ना? 21% के लगभग हमारे पास क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कुछ ऐसा ही है? यस मैम। यस मैम। और 1% चलो हम मान लेते हैं, उसमें हमारी सारी की सारी गैसेस आती हैं। नाउ द थिंग इज, कोई बात नहीं श्रीनिवास जी, इट्स ओके, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा, बट हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम बेटा जी कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे लंग्स से, ठीक है। ये बना देते हैं हम छोटी सी लंग्स, ठीक है, थोड़ी सी अजीब ही बन रही है बट कोई नहीं, काम समझने के लिए ठीक है, ठीक है। ये हमारी लंग्स हैं। अब लंग्स में हमारे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तभी तो हम चीजों को इंस्पायर करेंगे या इनहेल करेंगे, क्योंकि ये हमारा लंग है। लंग में हमारे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस कैसा है? इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, हमारे लंग्स में कम है, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ठीक है, हमारे लंग्स तक पहुंचाएंगे। अब उल्टी कहानी हो जाती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी बच्चा जी ये हो जाती है कि एटमॉस्फेयर में हमारे जो ये है क्या बोलते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन, इट इज वेरी लेस। कल हमने शायद पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कितना
0.04 था, राइट? Yes, ma'am. 0.04% था। और हम ppm की बात कर रहे थे तो 0.3 ppm था, सॉरी mmHg था, 0.3 mmHg था, राइट? यही पढ़ा था हमने, क्योंकि ऑक्सीजन का Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन 21% था और एटमॉस्फेयर में अगर इसका हम पार्शियल प्रेशर देख रहे थे तो वो 159 mmHg था, राइट? इसके Yes, अंदर ma'am. हमारा कितना 104 mmHg था, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। और यहाँ पे लंग्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 45, ठीक है, 45 है या 40 है? Ma'am, 40. एल्वेलाई में हमारा इसका कॉन्सेंट्रेशन 40 है, एक बार इसको देखना पड़ेगा क्योंकि Ma'am, 40 हाई है. से लो, हाँ जी 40 है, ये 40 होता है हमारा। और बाहर कितना है? 40. हाँ जी बच्चा जी, मैडम भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो यहाँ एल्वेलाई में 40 है इसका, ये 40 mmHg। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी मूवमेंट कैसा चल रहा है, ये भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन चलेगा। तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखेंगे तो 40 mm हमारा ज्यादा है एंड 0.3 कम, तो इसका मतलब है ये तो हम इनहेल कर रहे हैं। और ये आप क्या करोगे बच्चा जी, ये आप करोगे एक्सहेल। क्या कर दिया आपने? एक्सहेल करेंगे आप, ठीक है जी। कितनों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? Yes, ma'am, clear है. बिल्कुल क्लियर है ना? चलो जी, फिर हम एक बार इस वाले पार्ट को फिर से देख लेते हैं। क्या बच्चा जी? स्क्रीन रुकी हुई है। मैम इसका शॉर्टकट बता दीजिएगा। शॉर्टकट बता मैम दो आपका थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा बच्चा जी, मेरा नेटवर्क मैम मेरे से जरूर है. No, मैम स्क्रीन रुकी हुई मैम स्क्रीन रुकी हुई है, ब्रेक भी वॉइस हो रही है। Yes, मैम. बच्चा मेरे फोन भी तो चल ही रहा है, रुकिए जी, फिर 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए आप। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है? No, मैम. मैम बीच में हो रही थी, अभी ठीक है। ओके जी, अभी ठीक है ना? बट Yes, मैम. Yes, मैम. या अभी भी प्रॉब्लम है? अभी ठीक है ना? चलो ठीक है। वैसे मैंने एक और उसके लिए नेट के लिए बोल दिया है, बट 1 मिनट लगेगा मुझे वो आने में। तब तक हम लोग इस वाले पार्ट को फिर से देख लेते हैं। क्या है हमारा कि ये रहा हमारा एल्वेलाई का, क्या बोलते हैं, कैसे हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। कि हमने पढ़ा कि ये रहा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमारा इसका नंबर कितना है 159 है। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चा जी, मैं बस एक बार इंटरनेट को कनेक्ट कर दूं, उसके बाद मैं आपको करती हूँ। जस्ट 1 मिनट के लिए रुकिएगा, ठीक है। Okay, मैम. फोन यही छोड़ के कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा जी फॉर रिमेनिंग इन द क्लास, ठीक है। चलो जी, अब आई गेस आपको जरा सी भी इंटरनेट की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मेरा लास्ट नेटवर्क था, तो उसको मैंने अब क्या बोलते हैं कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी आप ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है? एक बार बस बोल दो। Yes, मैम. ओके जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हमने क्या कॉन्सेप्ट गेन कर लिया? हमने कर लिया कि हमारा जो मूवमेंट होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा होगा। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर में हमारी ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कितना है 159। इसका मतलब है जब ये मूव कर रही होगी तो एल्वेलाई का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इससे कम, 104 mmHg। सबका आपको यूनिट पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। mmHg सबकी यूनिट है। मैंने आपसे कल ही कहा था कि आपको क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन स्विच कर दीजिए आप। क्यों? क्योंकि हमारा ना एक सीक्वेंस में चलेगा तब। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 95, ठीक है। ये रहा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये हमारा ब्लड, क्योंकि पहले हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास ही हम ले लेते हैं। तो ये 100 से कहाँ मूव कर रहा है? 95 की तरफ। क्यों? क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर इससे तो कम ही है और मूवमेंट हमारा उसी अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ मूव कर गया बच्चा जी? ये हमारा 95 से मूव कर गया 40। और आपको पता होना चाहिए क्या कि 40 से जितना हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा उतना ही हमारा टिश्यू में भी रहता है, लास्ट वाले में भी
और सेकंड लास्ट वाले का हमेशा सेम रहता है। वही कहानी हमारी सेम इसके साथ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी। बट कार्बन डाइऑक्साइड में मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? अंदर टिश्यू से बाहर। मतलब क्या? टिश्यू में 45 है तो ये बाहर आया, बाहर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी हमारा क्या 45 ही आएगा, क्योंकि अभी हमने 40 को काट दिया है। ठीक है, बाहर भी हमारा 45। ठीक है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना होगा? ये हमारा होगा 40। वही कहानी है, देख लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही मूव कर रहा है। इसी वजह से ऑक्सीजन हमारी होती है इनहेल, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर कम है, और इसी वजह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी होती है एक्सेल। ठीक है, ये अंदर से बाहर जा रही है, और एटमॉस्फेयर में कितना है? और भी कम, 0.3। बिल्कुल क्लियर हो गई ये स्लाइड आपको? क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं। यस मैम, क्लियर हो गई। चलो जी आगे बढ़ जाओ। फिर आगे हमारा क्या जाता है? यही वाला पार्ट जो मैंने आपको कल के कल बताया था। ये पार्ट हमने क्या एक रफ आइडिया इसका लिया था, उसके अलावा हमने ज्यादा इसके बारे में बात नहीं की थी। तो आज मैं बात करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या पहले से, अभी इससे पहले भी एक क्लास हुई थी, तो ओके जी वंशिका जी, मैंने ये पहले ही बना दिया था, वरना क्या क्लास में ना बहुत टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा देखो जहां जहां पे मैं आपसे बोल रही हूँ, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है। आ ही नहीं दे भाई, ब्रेक क्या आ ही नहीं दे। मैम अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। हेलो मैम वी आर नॉट एबल टू हियर यू। हेलो बोलियो। बच्चा जी 1 मिनट रुकिए प्लीज। जस्ट 1 सेकेंड। मैम आप पहाड़ों में चले गए कि आपकी आवाज गूंज रही है? यस मैम। यस मैम। कहाँ पहुंचाते हो ना तुम लोग, इतने खराब बच्चे हो कसम है। एक्चुअली आज ये दिन की तीसरी क्लास है ना, तो मैं क्या करूं। जी वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। बच्चा तुम ना अभी चंडीगढ़ आके देखो, तुमको तब पता चलेगा कि यहाँ पे वाईफाई का क्या हाल हो रहा है। ठीक है, इससे पहले जो एक मैम थी शायद, मतलब अभी उन्होंने, मतलब तुम में से कोई होगा जो उनका पुराना स्टूडेंट रहा होगा, लविशा मैम, उनका और मेरा जो रहता था ना, सब में यही प्रॉब्लम रहती थी कि हमारे यहाँ पे इंटरनेट कब उड़ जाए हमको पता, खुद को नहीं पता रहता है। इसलिए बताए 3 फोन मेरे पास है, देखो, एक ये, एक तो जो मेरा खुद का है जिससे मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ, दूसरा ये। मैम लविशा मैम घूमने गई? नहीं, उनका एग्जाम है बच्चे, घूमने नहीं गई है, उनका एग्जाम है, तो इस वजह से वो, उनको छुट्टियां वुट्टियां चाहिए थी, तो इस वजह से उन्होंने अभी थोड़े टाइम के लिए एक लंबी सी लीव ली है। हाँ जी अक्षत जी बताइए जी। मुझे लगता है अक्षत जी गुस्सा है, इसी वजह से आज वाईफाई भी प्रॉब्लम दे रहा है। मेरे में मैसेजेस भी नहीं खुल रहे हैं। अच्छा आप थे स्टूडेंट, ओके जी। कोई नहीं, फिलहाल तो उन्होंने वो मतलब लीव कर दिया है सेशन को, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। चलो जी कोई नहीं, हमारी प्रॉब्लम छोड़ो, वरना हमारा ये पार्ट रह जाएगा। चलो जी, हम लोगों ने क्या पढ़ना है अब ये? हाँ, अब क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती यार, बल्कि एक पोस्टपेड सिम है उसके बाद भी ये हाल है। देखो देखो देखो, हमने क्या पढ़ना है अब कि इंस्पायर और एक्सपायर वाला दोनों का दोनों पार्ट साथ में लेके चलना है, क्योंकि कहीं हद तक तुम्हें मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है उसका वो बिल्कुल ही क्लियर है आपके माइंड में कि हमारा मूवमेंट हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चलेगा। देखो जी, ये आप ले लो इंस्पायर्ड एयर को, मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक एयर को। एटमॉस्फेरिक एयर का हमने अभी जस्ट जो है पढ़ के हटे हैं कि मैम हमारा जो ये एटमॉस्फेरिक एयर का हिसाब किताब है वो कितना है, 159 mm Hg, राइट, 159 mm Hg ये हमारी एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ऐसे लिखते हैं PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैम हमारा 159 mm Hg है। ठीक है मैम, ये बात हमें क्लियर है। इसका मतलब है मूवमेंट हमारा कहां से कहां हो रहा है बच्चा जी? मूवमेंट हमारा हो रहा है एटमॉस्फेयर से
अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, ये लीजिए मैम। बट जब तक ना, जब ये हमारे क्योंकि नोज या माउथ से पास होते हुए ट्रैकिया और यहाँ से घूमते हुए आती है, जब तक ये एल्वेलाई में पहुंचती है ना, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो 159 से इसके नियर बाय में 116 के लगभग रहता है। एक बार ना ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नियर द एल्वेलाई क्या है, तो इसीलिए अब क्या हम लोग मेंशन कर देते हैं कि नियर द एल्वेलाई में इसका जो पार्शियल प्रेशर हो जाता है वो हो जाता है बच्चा हमारा 116। थोड़ा सा जूम इन कर ही देती हूँ ना, तो मुझे ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इतना भी नहीं, ठीक है। ये देखो अब ठीक है, दिख रहा है क्लियर ना? यस मैम। थोड़ा सा और कर ही दो, आधा आधा करके पढ़ाएंगे हम, ठीक है। पहले ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन कर लेते हैं, फिर राइट वाले पे जाएंगे। हमने क्या पढ़ा कि मैम बाहर जो हमारा इसका ऑक्सीजन था वो कितना था, 159 था, और ये जब एल्वेलाई के पास पहुंच रहा है, मतलब नियर टू लंग पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रैकिया वैकिया के पास में इसका जो रहा होगा पार्शियल प्रेशर वो कितना हो जाता है, 116। तो ये पॉइंट भी आपको एक याद रखना है, भले ही छोटा पॉइंट है बट एग्जाम में आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एल्वेलाई की तो क्यों आपने रट ली है, इसलिए आपको पता है कि कितनी होती है, 104, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने बाहर से अंदर इसको शॉक किया। फिर आ जाता है हमारा क्या, फिर आती है हमारी पल्मोनरी वेन। क्या है बच्चा इसमें साथ में, इसके साथ ही हमारी, क्योंकि क्या एक्सचेंज कहाँ पे चल रहा होता है, एल्वेलाई और कैपिलरीज के बीच में चल रहा होता है। तो पहले जो एक्सचेंज चल रहा है ना, वो हमारा चल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही जैसे ही ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि उसमें आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। तो ये हमारा ऑक्सीजन इस वाले ब्लड में आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या पल्मोनरी वेन कहते हैं उसमें। तो वहां पे भी पार्शियल प्रेशर कैसा रहा है, तो वहां का पार्शियल प्रेशर का हिसाब किताब है क्या, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज योर 95 mmHg। कितना है बच्चा जी? हाँ 95 mmHg, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करना है, अंदर से बाहर। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, अब यहाँ वाला देख लो, ठीक है। बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ लिख लेते हैं कि बाहर एटमॉस्फेयर में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी दैट वाज 0.3 पड़ी थी। तो इसका मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर मूव कर रही है। फिर अगेन सिमिलर थिंग, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा गया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो ट्रैकिया के अराउंड में, तो आपको हमने क्या होशियारी के चक्कर में हमने ये भी बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी नोट कर ही लो। तो बच्चा जी कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो हमारा रहता है 32। कितना रहता है बच्चा, 32 mmHg रहता है। हाँ जी 32 भी अगर आप देखोगे तो इससे तो ज्यादा ही है ना। ये हमारा एल्वेलाई से क्या निकला, ये बाहर निकल गई, ठीक है। बट अब आप क्या गए, अब यहाँ पे हम पल्मोनरी वेन, इतना वाला पोर्शन ये जो है, दिस पोर्शन जो ये मैंने आपके लिए पॉइंट किया हुआ है, ये हमारा पल्मोनरी वेन का था। पल्मोनरी वेन से नीचे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, नीचे हमारी मैम प्रेजेंट है सिस्टमैटिक आर्टरी। हाँ जी, और वो भी क्या कैरी करती है, वो भी मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है, ठीक है जी मैम, हमको ये भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, ये हमारा सेम ही रहता है, ऑक्सीजन का 95 और CO2 का 40। बताया तो बच्चा जी। जब हम अब CO2 को इनहेल कब कर रहे हो बेटा, CO2 को तो एक्सहेल कर रहे हो ना। यस मैम। हाँ तो अभी क्वेश्चन किसने पूछा ये कि CO2 को इनहेल करेंगे तो उसका कितना रहेगा। चलो जी आगे बढ़ जाओ, आगे क्या कहानी है हमारी आगे। हाँ जी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, ठीक है। ये हमारा ये वेन से हमारी कहाँ आ गई, सिस्टमैटिक आर्टरी के पास, उसके पास भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसका भी हमारा कितना रहेगा 95 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी 40 ही रहेगी। बट अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, ये टिश्यू वाला ही हाल है, ठीक है। ये हम पहुंच गए पल्मोनरी आर्टरी के पास, या फिर आप कह लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास। यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये पार्शियल प्रेशर है वो हमारे ऑक्सीजन से आगे ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन, कितना है 45 mmHg। अब इससे ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमारी आ जाती है कौन सी, सेम यही परमानेंट क्या बोलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ये थी हमारी पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे आ गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इस जगह पे आ गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का भी क्या रहेगा कहानी, वो भी हमारी कहानी जो है सेम ही रहेगी, ठीक है जी। ये भी हमारी कहानी जो है वो सेम रहेगी। चलो जी हाँ जी, और फिर ये यहाँ पे जब एल्वेलाई के पास आ गई तो फिर से इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 40 और ये हमारा निकल जाएगा बाहर।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई बाहर और ऑक्सीजन हमारी पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ अंदर कैसे आई थी। ठीक है, एक बार जाके इसको प्लीज फिर से जाके थोड़ा सा देखना, एक ही बार में आपको सारी की सारी जो क्लियर चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये रहा आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम। एनसीईआरटी के डायग्राम में हमने हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली, बट मैंने आपको जो अपने डायग्राम में जो चीज दी है हर एक स्टेप की आपको एक्सप्लेन कर दी है कि पल्मोनरी वेन में कितना रहेगा, सिस्टमैटिक आर्टरी में कितना होगा, सिस्टमैटिक वेन में मतलब ये जो नीचे वाला है ना, ये रही सिस्टमैटिक वेन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, और पल्मोनरी आर्टरी जो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको पता होना चाहिए, ये आदत नहीं है ना इन सबसे इतना शार्प डायग्राम बनाने की अभी। तो ये रहा हमारा पल्मोनरी आर्टरी का, पता होना चाहिए पल्मोनरी वेन के सामने पल्मोनरी आर्टरी है, सिस्टमैटिक आर्टरी के सामने सिस्टमैटिक वेन होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपको, और ज्यादा हो तो अपने एनसीईआरटी से कोरिलेट कर लेना, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। यस मैम। अब देखो जी, अगर आपको वो सारी चीजें क्लियर हैं तो ये जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं ये बिल्कुल ही आपके माइंड में क्लियर होंगे, बस आपको लिखना कैसे है वो समझना होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इज मोर। पार्शियल प्रेशर हमारा एल्वेलाई का कितना होता है, 104 है, देन दैट इन ब्लड कैपिलरीज। तो क्या हम लोग को ये बात नहीं पता है? मैम हमें तो ये बात पहले से ही पता है। ये रही एल्वेलाई, एल्वेलाई में 104 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे को ही अगर आप देख लो, एक जगह 95 है, एक जगह 40 mm है, तो हमारा क्या है, इससे इसके कंपैरिजन में इसमें हमारा जो क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है। क्या मतलब ये कि नीचे वाले से ऊपर वाले में, मतलब एल्वेलाई में हमारा, एल्वेलाई में, और ये रही हमारी ब्लड कैपिलरीज, दोनों टाइप की हैं, सिर्फ अभी के लिए हम ब्लड कैपिलरी वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ये हमारा कम होगा, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? बिल्कुल अच्छे से पता है मैम, क्योंकि ये हमारा 104 है और यहाँ पे हमारा 95 है। ठीक है, यस मैम, है ना। और यहाँ पे अगर आप सिस्टमैटिक वेन्स में देखोगे तो यहाँ पे तो और भी कम है, 40 है, बट हम पूरे को ही ले रहे हैं। ठीक है जी, Yes, ma'am. चलो जी। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू कैपिलरी, तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ डिफ्यूज करेगा? कैपिलरी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट मैम हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही होता है। ठीक है जी, चलो जी। सेम कहानी क्या हो जाएगी, मतलब सेम नहीं, उल्टी कहानी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कि इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्लियर कर देते हैं इसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मोर, कितना है उसका पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज्यादा है देन इन द एल्वेलाई, हमारा एल्वेलाई के कंपैरिजन में। तो हमको भी ये बात मैम पता है। ओके जी चारू जी, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डीऑक्सीजनेटेड का कितना है हमारा पार्शियल प्रेशर, इट इज 45, और यहाँ हमारी एल्वेलाई में कितना है 40। बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ये रहा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये कितना है, ये हमारा क्या बोलते हैं मैम ज्यादा है, और ये हमारा कम है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी बच्चे, हमारी एक्सेल होगी। ठीक है जी, सो वही होता है। हाँ जी, हमेशा हाई से लो में जाएगी, चाहे आप चाहे आप ऑक्सीजन का मूवमेंट करो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वहां से लो में जाएगी। इसी वजह से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल। बिल्कुल क्लियर हुई ये बात? अब तो 4-5 बार बोल दी है मैंने इतने बीच में। क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर। तो जी आपका ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है खत्म। सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट को एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और थिकनेस ये मतलब 1-1 मिनट ही लगेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आज के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि ये हमारा आज का ही टारगेट है। ठीक है, हमें आधे घंटे में इसको भी खत्म करना है। चलो जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की कहानी, इतना सब कुछ तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो छोटे छोटे जो हैं बस 3 पॉइंट लिख लेना। क्या, मैं बताती हूँ। पहला पॉइंट जो आप लिखोगे ना वो लिख के आना कि मैम सॉल्युबिलिटी ऑफ हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सॉल्युबिलिटी, देखो जी सॉल्युबिलिटी की स्पेलिंग भी नहीं लिखी जा रही मुझसे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मैम हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। कार्बन कितना टाइम्स, अगर आपको लिखना है तो आप लिखना कि 25 टाइम्स ज्यादा होती है, 25 टाइम्स ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये हमारी होती है 3 और ये हमारी होती है ऑक्सीजन की 0.15 मिली मोल पर लीटर। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, आपको इनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। जैसे अभी तक हमने पार्शियल प्रेशर जब पढ़ा था तो हमने क्या यूनिट पढ़ी थी? mmHg। mmHg, बिल्कुल सही। mmHg।
mmHg, ठीक है। यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो बच्चे, तो यहाँ पे हमारी यूनिट क्या हो गई, मिली मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये रही हमारी इसकी कहानी कि आपको पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि सॉल्युबिलिटी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। कितना ज्यादा है, 25 टाइम ज्यादा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज योर 3 मिलीमोल पर लीटर एंड हमारे ऑक्सीजन की कितनी है 0.15। यही चीजें बस हमने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। यही रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा ज्यादा जल्दी डिफ्यूज कर जा सकता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है जी। बस ये दो ही पॉइंट हैं इसके, इसीलिए डिफ्यूजन रेट, dr फॉर डिफ्यूजन रेट ऑफ CO2 क्या है, इज हायर, ठीक है। बस ये दो पॉइंट्स है जो हमने यहाँ लिखे हैं। देखो जी, अ गैस हैविंग हाई solubility diffuses at faster rate than the gas having low solubility। ये बात हमने क्लियर है कि जो हाईली सॉल्युबल है वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, जो लो सॉल्युबल है वो आराम से डिफ्यूज करेगा, ठीक है मैम, हमें ये बात पता है। तो और ये लास्ट लाइन उससे कनेक्टेड है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन ऑक्सीजन। दोनों लाइन आपस में मिलती जुलती हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ, फिर से आपको ताकि क्लियर हो जाए। मैंने आपको जो पॉइंट बोला, मैंने आपसे ये बोला कि जिसकी ज्यादा, देखो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, चलो तीसरा पॉइंट बना देते हैं इसको, ठीक है। हायर द सॉल्युबिलिटी, चलो आगे लाइन कंप्लीट करो। हायर द सॉल्युबिलिटी, बोलो बोलो क्या बोलना चाहती हूँ मैं, कोई तो बताओ। Ma'am, higher the solubility, ma'am, diffusion faster. नहीं, आप मतलब इसी से मिलता जुलता बोलो, हायर द डिफ्यूजन रेट, जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा हाँ जब जी, साइड। जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं, तो ये लाइंस आपके लिए बिल्कुल इजी हैं। दूसरा पॉइंट हमने बोला कि यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जल्दी डिफ्यूज कर जाती है, क्योंकि जो उसका पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से जो CO2 की जो डिफ्यूज करने की एबिलिटी है दैट इज मच मोर हायर, ठीक है जी। चलिए जी, दूसरा हमारा पॉइंट क्या जाता है, वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी कि सॉल्युबिलिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो 20 to 25 टाइम्स हायर होती है देन हमारे ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अब आ जाइए जी, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है जो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या है। एक्सप्लेन बस इतना सा कर रहा है, आपको जो ज्यादा चीजें इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें आप यहाँ पे देख लो। क्या पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कितना है, दैट इज योर 100 mmHg, और ये हमारा अगर हम जो इसको लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो कितना है, दैट इज 100 mmHg। बट सॉल्युबिलिटी कितनी है 5.20, बट ये हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में कितना आ जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें बात मतलब मैं 0.15 तो ये है मिलीमोल पर लीटर। 0.515 मिलीमोल पर लीटर, बिल्कुल सही। वही कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कहानी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी इतना ही है अगर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 5.20 है एटमॉस्फेयर में, वो भी रिड्यूस हो रही है, बट कितनी, इसकी तरह रिड्यूस नहीं हो रही है। 3 मिलीमोल पर लीटर। हाँ जी, 3 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है जी। बिल्कुल तीनों ये पॉइंट क्लियर है आपको। Yes, ma'am. Yes, मैंने ma'am. एकदम Yes, समरी ma'am. आपको बता दी है, इतना सारा आपको रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा लिख के आ जाना, टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ जी आपको पता है ये। अब आ जाओ जी, हमने लास्ट क्लास में जब बच्चे इसके बारे में बात की थी ना, तो आपको याद होगा कि हमने ना सिर्फ जैसे मैंने आपको जो बताया था कि जो ये डिफ्यूजन रेट होता है वो हमारी इसकी थिकनेस से भी, एक पॉइंट इसका थिकनेस भी था कि थिकनेस पे भी इफेक्ट करता है। बट तब हमने क्या पढ़ा था कि मैम एक एल्वेलाई की मेम्ब्रेन होती है, दूसरी हमारी कैपिलरीज की मेम्ब्रेन होती है, और तीसरी हमारी बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है। तो बेसमेंट सब्सटेंस तो बच्चे हमारा अभी भी वही है, ठीक है, कि बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन दीज टू लेयर्स। बट आपको जो वर्ड्स याद करने हैं वो याद करना है क्या, एग्जैक्ट वर्ड, कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का पूरा नाम क्या है, स्क्वैमस शेप्ड एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। क्या शेप है उसका बच्चा, स्क्वैमस शेप है, और एल्वेलाई जो कैपिलरीज है वो कैसी है, एंडोथीलियम है। ये एपिथेलियम और ये एंडोथीलियम, ये रही एंडोथीलियम, ठीक है। ये इसकी एक्सोथीलियम या एपिथेलियम रही होगी, बट यहाँ पे हमारी क्या है, अंदर है मेम्ब्रेन। किसकी बात कर रहे हैं हम, कैपिलरीज की। क्लियर हो रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग में जा रहा है, ये कैपिलरीज की बात हो रही है, कैपिलरीज का एंडोथीलियम, ये एक्सोथीलियम है, ठीक है। तो इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अभी। डिफ्यूजन के लिए जो मैटर करता है एंडोथीलियम मैटर करता है इसका, और इसका क्या, एक्सोथीलियम। और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आपको याद ही होगी। कितनों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। स्क्वैमिश बच्चा शेप, आप देख रहे हो, स्क्वैमिश मतलब शेप, इसका लगभग जो शेप है वो कह रहा है कि वो स्क्वायर शेप होता है, ठीक है।
और एंडोथेलियम मतलब अंदर वाली, कैपिलरीज में जो अंदर वाली है, जो कि एल्वेलाई के वॉल से कनेक्ट कर रही है। कैपिलरी में दो हुए ना, क्योंकि एल्वेलाई तो हमारी सिंगल मेम्ब्रेन है, बट कैपिलरीज हमारी कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है, एक एंडोथेलियम एक एक्सोथेलियम। क्लियर हुआ ये बात? यस मैम। चलो Yes, ma'am. बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब होता है कि जो बीच की जो जगह होती है ना बच्चे जी, विक्रम जी, जो ये एल्वेलाई कैप जो वाली हमारी मेम्ब्रेन जा रही है, और जो दूसरा वाला है, जैसे हम लोग के साथ, जैसे अगर आप नॉन लिविंग थिंग में एग्जाम्पल लो तो क्या है कि जैसे घर का एग्जाम्पल ले लो कि तुम्हारा जो घर बना होगा उससे जस्ट मिलता जुलता ही दूसरा घर बना होगा, क्या बीच में कोई गैप नहीं होगा। बट हमारी बॉडी सेल्स का कहानी ऐसा नहीं है, हर एक के बीच में क्या थोड़ा सा गैप है, बाहर वाले में नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर में हर एक के बीच में थोड़ा सा गैप है। और आपको पता होना चाहिए वो सारा जो गैप है विथ फ्लूइड से मोस्टली फिल्ड होता है, ताकि क्या फ्रिक्शन जनरेट ना हो, टू अवॉइड फ्रिक्शन, राइट। और ये बात तो हमारे सारे बच्चों को पहले से ही पता है कि जितनी थिनर मेम्ब्रेन डिफ्यूजन रेट उतना ज्यादा, जितना थिक मेम्ब्रेन उतना ज्यादा कम उसका डिफ्यूजन रेट, है ना। ये वाली बात आपको पहले से ही बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है या नहीं है, बोलो जी। क्लियर है मैम। अब विक्रम जी वो हर एक जगह का ना अलग अलग होता है, हर एक का अलग अलग है फ्लूइड, ठीक है। चलो जी, अब आ जाता है हमारा क्या, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बहुत ज्यादा इसमें ये भी नहीं है, ये जो हमारा भी जस्ट हमने जो लास्ट वाला पार्ट पढ़ा ना उसी से मिलता जुलता वाला पार्ट है। क्या, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मतलब कि हम लंग्स की बात कर रहे हैं, पूरी ओवरऑल लंग्स की, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज द सरफेस वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो आपको पता है कौन कौन से सरफेस के बीच में गैसियस एक्सचेंज है, अभी जस्ट पढ़ के हट रहे हो, इन तीनों के बीच में। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, इनके बीच में हमारा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, पहला पॉइंट, ठीक है मैम। और दूसरा पॉइंट जो आ जाता है ना बच्चा, वो ये आ जाता है कि जो इन तीनों मेम्ब्रेन की, ये तीनों जो मेम्ब्रेन बनी ना, ये तीनों, इसकी जो थिकनेस है ना, ये तीनों की जो थिकनेस है वो हमारी 1 मिलीमीटर से भी क्या है, कम की है। ये बात हम लोगों ने शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। अब जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, ज्यादा थिकनेस कब होती है, कौन से केस में होती है, जब लोग स्मोक करते हैं, कहते नहीं है उनका जो फेफड़े खराब हो गए हैं। तो फेफड़े कैसे खराब हो रहे हैं भाई, एल्वेलाई की जगह हमारे पास कितनी है, एल्वेलाई की जगह पड़ी है हमारे पास, ऐसे बना देते हैं एल्वेलाई, थोड़ा कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। क्या बताना है अक्षत जी, पूछिए एक बार। ये जो हमारी एल्वेलाई है वो हमारी नॉर्मली ऐसे है, ठीक है। बट जिन लोगों ने क्या स्मोक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अंदर स्पेस भरता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसमें बिल्कुल, हाँ जी, ये फट बिल्कुल जाता है भर फिर जाएगी। आता है तब। हाँ जी, एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल भर जाएगी, फिर उनको क्या सांस नहीं ली जाएगी। देखो जी अक्षत जी आपने पूछा है, सुनिए जी, यहाँ पे क्या है, एक बार फिर से सुन लेते हैं सारे, कि इट इज द सरफेस वेयर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड इन द लंग्स टेक्स प्लेस। कहाँ कहाँ होते हैं ब्लड में, तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान चल रहा होगा तो हम लोग ये बात कर रहे हैं उसी की जो अभी जस्ट पढ़ के आए हो, एल्वेलाई की, और हमारे, क्योंकि एल्वेलाई हमारे लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट है, और लंग से जस्ट कनेक्टेड कौन है, हमारी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ब्लड कह लो या ब्लड कैपिलरीज कह लो, एक ही बात है, अभी जस्ट पढ़ के हटे हो ये, ठीक है। कैपिलरीज, एल्वेलर कैपिलरीज या ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमने ये वही लिख दिया, बस हम सरफेस एरिया के बारे में अलग से थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, एक एक को मेंशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि ये जो तीनों मेम्ब्रेन्स का, ये जो तीनों मेम्ब्रेन्स हैं, एल्वेलर एपिथेलियम वाला और जो हमारा ब्लड वेसल एंडोथेलियम है, इनकी जो थिकनेस होगी ना, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। इट इज ऑलवेज लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है जी। बस इतनी सी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आई होप नाउ इट्स क्लियर। इक्वल टू 1 हो जाएगा तो, यस मैम। क्या बच्चा जी, अगर इक्वल टू 1 mm हो जाएगा तो, खुद से सोचो ना बच्चे, इक्वल टू क्या, तुम इसको मोर देन 1 बोल दो, मैम एक से ज्यादा हो जाएगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू रहेगा तो कोई दिक्कत होगा। सुनो देखो, लेस देन 1 मिलीमीटर कह लो, अगर हमारा 0.9 भी है और हमारा सपोज कर लो, हम मान के चलते हैं कि 0.9 है हमारा, 1 आ जाएगा, तो क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी गैसेस एक्सचेंज में, खुद से सोच के बताओ। उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा, राइट। बट अगर हमारा और भी ज्यादा हो जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आना स्टार्ट हो जाएंगी, भले ही उसके सिम्टम जो है आपको थोड़ी देर बाद समझ में आए, जब क्या ये 1 से 1.6 हो जाए, क्योंकि अंदर हमारी बॉडी में ये सब किसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर सोच रहे हो, इतनू समय में चेंजेस हमारे हो रहे हैं,
एकदम छोटे छोटे से चेंजेस हो रहे हैं, बट हमारी गैसेस को तो डिफ्यूज करना है ना, डिफ्यूज करने में तो उसको प्रॉब्लम होगी ना, फिर थोड़ी सी ही सही बट प्रॉब्लम तो होगी, राइट। चलो जी, अब आ जाते हैं, ये जितना भी आपने पढ़ा है ये हमारा वही सेम चीज है, तो इसीलिए मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं दूंगी, या फिर एक काम करते हैं, ये तुम लोग खुद से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है ये, और आज के आज कार्बन 1 जो पार्ट है वो हमें खत्म भी करना है, ठीक है जी। Yes, ma'am. ओके जी, मेरे फोन में क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई, ये हो जा भाई। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, राइट? Yes, Yes. ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, अभी तो मेरे को सुनाई तो पड़ रहा है, बस मेरे फोन में स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, छोड़ो जी फोन को, गोली मारो। अगर एक भी स्लाइड चेंज ना हो तो मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। ये गैस ट्रांसपोर्ट वाली स्लाइड है हमारी, हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और आपको अब तक तो समझ में आ ही गया है कि हम लोग के बॉडी में कितने टाइप की गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है बच्चे। मैं दो, एक ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जा रही होती है कहाँ, बाहर, और बाहर। ऑक्सीजन जा रही होती है मैम अंदर आ रही होती है। हाँ जी, ठीक है। चलो जी, फोन भी चल गया, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी आ रही होती है अंदर, मतलब क्या, ये जा रही है लंग से टिश्यू की तरफ, और ये आ रही है टिश्यू से लंग की तरफ, ठीक है। चलो जी, अब क्या कहानी है हमारी कि ये तीनों पार्ट्स में पढ़ने हैं, बट यहाँ से पढ़ने से अच्छा ना, कैसे, अच्छा रुको, मैंने आप लोग को याद होना चाहिए कि क्लोरोफिल जब मैंने आपको पढ़ाया था ना बच्चा लोग, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। क्लोरोफिल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने ना आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया था, चलो छोड़ो इतनी मेहनत क्यों, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और तुम लोग को फोटोसिंथेसिस मैंने ही पढ़ाई है। इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, मतलब उस टाइम पे यहाँ आयरन नहीं था, मैग्नीशियम था, क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, आज का वही होनहार बच्चा होगा उसी का नाम भी लिखा जाएगा, बताओ जी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को, बोलो बोलो बोलो। सारे नालायक भरे ना मेरी क्लास में लाइन से, पेंटाहेड्रल शेप। पेंटाहेड्रल शेप, जो स्पेलिंग कंप्लीट करने से भी बोलेगा ना पहले, तब भी बताऊंगी। नहीं जी मनोज जी, कहाँ जा रहे हो अक्षत, सुना है ये वर्ड, अब ये मत बोलना कि मैम पहली बार सुन रहे हैं, सच में नहीं सुना? मैं सुना था, याद था, पीछे है। सुना था, याद था, पीछे है। पोरफायरिन रिंग के अंदर हमारे पास क्या, ये 4 चीजें भी कुछ हैं, 1 2 3 4। मैंने आपको इससे भी याद करो कि मैंने आपको ये याद दिलाया था कि सेकंड वाली पे, थर्ड कार्बन पे, नहीं प्रेरणा जी प्लीज यार, प्लीज प्लीज डराओ मत मुझे, वॉइस ब्रेक के नाम से ना बहुत डर लगता है। नो मैम सही है सब। हाँ प्लीज, पता है मुझे, बस अब तक तुम लोग को मैं पढ़ा रही हूँ, बट मेरी शक्ल पे जो तुमको ना टेंशन दिख रही होगी कि 9:30 वाली क्लास कैसे होगी मेरी। चलो ठीक है, कोई भी प्लीज बचाएगी, वॉइस ब्रेक के बारे में बात मत करो। चलो, जब बहुत सारे बोलते हैं तब तो मैं वैसे ही डर जाती हूँ। देखो मैंने आपको उस टाइम पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, तो मैंने आपसे कहा था कि सेकंड वाली को, इन सबका मैं नाम पूछना चाह रही कि इन चारों का नाम क्या था। सेकंड वाली के थर्ड कार्बन पे अगर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप, तो हमारी क्लोरोफिल A होती है, और अगर हमारा CH3 होता है तो क्लोरोफिल B होती है। इन चारों के नाम भी याद आ रहे हैं या नहीं? इसका मतलब पता है तुम लोग क्या करते जा रहे हो, कि आगे का पढ़ते जा रहे हो और पीछे का सब भूलते जा रहे हो। भाई फोटोसिंथेसिस भी उठा के देख लो, तुम लोग को पता है ना तुम लोग का टेस्ट है इस संडे को। यस मैम। कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर का? मैम केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में बताया था सर ने, सारे का है भाई। इक्विलिब्रियम। नो, तुम लोग के ग्रुप में मैसेज नहीं गया है क्या अभी? मुझे लगा शायद तुम्हारा मंडे को जिनका No, होता है ma'am. उन्होंने। हाँ जी, नो मैम मैसेज नहीं आया। क्यों जी विक्रम जी, आज से पहले आपने अवंती की क्लासेस क्यों ज्वाइन नहीं की? टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था? मैम बच्चा किस जी, चीज का आपका है? टेस्ट है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का। शायद आपकी ओके पुरानी मैम मैम। ने करवाया होगा, और जो बच्चे मेरे साथ वाले थे उनको तो मैंने ही करवाया है। जाके वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दो 10-10 बार, फिजिक्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का। मैं अभी फिर एक ग्रुप में वो मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी, डोंट वरी। चलो चलो चलो, बैक टू द टॉपिक इज, पोरफायरिन रिंग में 4 फाइटोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 4 फाइटोल रिंग्स जो होती हैं हमारी प्रेजेंट होती हैं, मैंने ये बात आपको बताई थी।
ठीक है जी, आपको नहीं याद है तो आई फील सो बैड फॉर यू। बट अब देखो जी कहानी क्या आती है हमारी कहानी यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे ये कोई CH3 वाला हिसाब नहीं है, ये है हमारा मैग्नीशियम भी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हम बात करें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की। यहाँ पे आ जाएगा हमारा आयरन। ठीक है, अब देखिए जी आयरन की कहानी क्या है। आयरन जब आता है ना तो हीमोग्लोबिन में फिर से आपको पता है ये 4 चेन्स है, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, कितनी चेन्स है, नंबर टोटल ऑफ 4 चेन्स, 4 चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा। अब ये 2 अल्फा और 2 बीटा क्या कर रही है ना बच्चा जी, ये हमारी ऑक्सीजन को ले रही है। क्या कर रही है, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि जब ना, जैसे तुम लोग तो वैसे भी आगे चल के डॉक्टर ही बनने वाले हो, अगर कोई बंदा बोलता है ना कि मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि जाके भाई ब्लड टेस्ट कराओ कि तुम्हारे अंदर खून कितना है। तो इसका मतलब है उसके अंदर कहीं ना कहीं खून की कमी है। तो भाई खून की कमी से सांस फूलने का क्या लिंक है, तो मैम ये लिंक है हमारा कि क्या होता है बच्चा जी कि आपके पास ना खून में हमारे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आयरन। ठीक है, अब खून कम है तो इसका मतलब है क्या, आयरन कम है। अब आयरन कम है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग ही कम हो जाएगी, बहुत कम ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, क्योंकि यही आयरन जो होता है ना बच्चे आपका, वो क्या करता है ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल को, एक आयरन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ता है। द मोमेंट इसका फर्स्ट स्पेस ऑक्यूपाई होता है ना, इसको हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 25% सैचुरेशन। क्या कहते हो बच्चा जी इसे, 25% सैचुरेशन। मैंने आपको अभी जस्ट बताई कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होते हैं, ये लिख देती हूँ यहाँ पे साफ सुथरा, यहाँ पे बच्चा जी 4 चेन्स होती हैं हमारी, 2 अल्फा 2 बीटा। पहली ये सपोज कर लो अल्फा है हमारी, इसने एक पकड़ लिया और एक जैसे ही ऑक्सीजन पकड़ी तो हमने कह दिया कि 25% सैचुरेट हो गया। अब दूसरे ने भी ऑक्सीजन पकड़ ली, ये भी सपोज कर लो अल्फा ही है, तो ये कितना सैचुरेशन हो जाएगा, 50%। बिल्कुल सही, 0.5। अरे कौन बोला 0.5 सैचुरेशन बच्चे, वो ये हमारा हो जाएगा 50% सैचुरेशन। ठीक है, फिर हमारा क्या तीसरा वाले पे जैसे ही आएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 75%, सैचुरेशन। अब हो जाएगा हमारा 100%। सैचुरेशन जैसे ही 4th ऑक्सीजन आई। अब क्या यहाँ पे और भी ऑक्सीजन आ जाए तो यहाँ पे कोई फ्री चेन प्रेजेंट है, नो मैम, नहीं नो मैम। मैम, ये आप सीधा वैसे लिंक करो, वही जो हम लोगों ने चीनी वाला पानी सुना है, 1 ग्लास ऑफ पानी में, हाँ अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमने क्या बोलते हैं 5 चम्मच चीनी डाल दी है, 5 स्पून आपने शुगर डाल दी है। ठीक है, चलो +1 आपने डाल दिया तो जैसे जैसे उसने थोड़ा बहुत वो डिसॉल्व कर लिया। बट अगर आपने एक और भी शुगर डाला ना, फिर आप उसको कितना भी घोलते रहो बट वो क्या करेगा, नीचे ही डिपॉजिट रहेगा। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो हमारा सैचुरेट हो चुका है, इससे ज्यादा थिक नहीं हो सकता। वही कहानी हमारी इसके साथ भी है कि हमारा जो आयरन का येलो या फिर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो हमारा सैचुरेट हो चुका है। ठीक है जी, अब आ जाओ जी सबसे इंपॉर्टेंट वाले ग्राफ पे। क्या करूं, ऐसे ही दिखाऊं, मैम एक बार ये वाली स्लाइड वापस कर दीजिए। कौन सी जी, ये वाली? किसी ने कुछ तो मैसेज किया, हो गया। आयरन को क्या, बस 1 सेकंड दे दो, आयरन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? विक्रम जी ये केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रही है, ना ही मैं भाई केमिस्ट्री की टीचर हूँ, तो थोड़ा सा गूगल की भी मदद लें। ठीक है, चलो जी, मेरे अकॉर्डिंग 4 ही चाहिए होते रहते होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। देखो जी इसी वाले स्लाइड से देख लो, क्योंकि अगर दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम रह गया है सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट में फिर हमारा पूरा बन नहीं पाएगा। 2 या 3 होता है, क्या बच्चे जी? आयरन का वैलेंसी 2 या 3 होता है, इसलिए उसको 2 या 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। या मेरे को वो सब इतना नहीं पता है, बस मुझे अभी इतना पता है कि ये समझ लो कि हीमोग्लोबिन को हमारा जो बाइंड करके रखता है वो हमारा क्या बोलते हैं आयरन बाइंड करता है, और आयरन हमारे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, और ये हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, ये हमारा पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। बट आपको क्या करना है, हमने पढ़ना है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, या जिसे हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं। काम करते हैं, बना ही लेते हैं, छोड़ो। देखो जी जो थोड़ा सा रह जाएगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हमारा जो ये आयरन मॉलिक्यूल है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। ठीक है, हमने यही बात की। ठीक है, बट विक्रम जी आप पहली क्लास ले रहे हैं ना, यहाँ पे काम करिएगा ना, आफ्टर द क्लास मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पुरानी क्लासेस के लिंक भेजूंगी। बिकॉज ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना बेसिक वाले, ये हम पहले ही सारा डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी गैसेस को हम इनहेल करते हैं, बट सॉल्युबिलिटी जो हमारे उसमें पॉसिबल है ना, दैट इज वो सिर्फ ऑक्सीजन की ही पॉसिबल है।
ठीक है जी। यस मैम, वो डिसॉल्व हो जाती हाँ जी, ये आप ना पुरानी क्लासेस एक बार देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप फर्स्ट क्लास एंटर कर रहे हो ना इसमें आज, इसलिए आपको थोड़ा सा ये चीजें में प्रॉब्लम हो रहा है शायद। देखो जी, ये हमारी बनती है सिग्मॉइड कर्व। क्या कहते हैं बच्चा जी इसको? इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। अब यहाँ पे आती है दो खतरनाक कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो पहली वाली है इसको हम क्या कहते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, इसको हमने कहा है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली जो बच्चे जी है ना, वो है हमारी किसकी? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब क्या है, ये हमारा mmHg में है। अब इसकी कहानी क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी जस्ट, ठीक है, बट हम कैसे लेंगे? 20, 40, 60, 80 एंड 100% सैचुरेशन तक हमने पढ़ा है। अब देखो जी, सैचुरेशन की कहानी हमारी क्या चल रही होगी? यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। अभी के लिए ये ग्राफ देख लो, फिर मैं आपको आपका जो एनसीईआरटी का ग्राफ है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग पढ़ेंगे उसको, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो जी, अब आ जाओ जी कहाँ पे? यहाँ पे ही, सॉरी जी, ये रहा, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है बच्चे जी? यहाँ पे सिंपली आपने अभी जस्ट पढ़ा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब उससे बाइंड करता है तो हमारा क्या हो जाता है? हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 25% सैचुरेशन, कहीं ना कहीं 25 यहाँ आ रहा होगा, यस मैम, है ना? 25% सैचुरेशन हमारा यहाँ आ रहा होगा। फिर हमने 50% ऑफ सैचुरेशन पढ़ा, तो वो कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, राइट। और फिर हमने क्या पढ़ा है बच्चा जी? 75%, और ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 100%। ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आए? यस मैम। 50, 75 और हमारा 100। हमको काम है 50 वाले से। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है बच्चा जी? दो कंडीशंस हैं। क्या है बच्चा? दो कंडीशन है। दो कंडीशन हमारी ये है कि हमारा जो कर्व है ना, वो दो जगह पे शिफ्ट हो सकता है। कौन कौन सी पे? अगर तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है। क्या है बच्चा? फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो हमारा कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? खुद से सोचो, आप लोग खुद से आंसर देना कि तुम्हारे पास ना एक प्लेट में रोटी सब्जी है, सपोज कर लो आलू की सब्जी, मुझे पसंद है, ठीक है। रोटी सब्जी है और ये आलू की सब्जी, ठीक है। और आपके पास एक प्लेट क्या है? मोमोज है, ठीक है। चाहिए होते हैं आजकल। ये एक प्लेट हमारे पास मोमोज है। कौन सा वाला तुम लोग फटाफट से खा लोगे? आलू वाला। तुम वाला खाओगे? मोमोज। ज्यादातर जनता जो कहेगी वो कहेगी मैम मोमोज वाला हम फटाफट खा लेंगे। तो इसका मतलब है जो फेवरेबल कंडीशन है या फेवरेट मैम पीछे की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल सही। जो इसका P50 यस होगा मैम, वो कहाँ होगा? पीछे की पीछे। तरफ होगा। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बेटा लेफ्ट शिफ्ट। क्या कहा जाता है इसे बच्चे? लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये हमारा मैप शिफ्ट कर गया लेफ्ट साइड में। अब सोचो कि ये आलू की सब्जी की जगह क्या है हमारे पास? करेले की सब्जी आ गई। अब क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट। और ज्यादा टाइम लगेगा खाने में। जो खाना तुम ये 5 मिनट में खा रहे थे, ये 2 मिनट में खा रहे थे, इसको तुम खाओगे 15 मिनट में। तो ये हमारा कहाँ शिफ्ट करेगा? राइट साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ थोड़ा अजीब सा बना है, इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये आगे हमारा मूव कर गया बच्चे जी राइट शिफ्ट। ऑलराइट, अब देखो कहानी क्या है। राइट शिफ्ट ये मूव कर गया, इस वाले को ही हम क्या कहते हैं? राइट वाले को हम राइट शिफ्ट। नहीं, उसको मुझे भी पता है राइट शिफ्ट कहते हैं। इसको जिसने दिया था उनका नाम क्या है? सुना ये नाम? बोर्ड से, ठीक है, बोर्ड से। और ये लेफ्ट शिफ्ट जो है वो किसने दिया है? हैल्डेन। याद रहेगी ये बात? यस मैम, याद रहेगी। इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है P50 का, ये कम होगा ज्यादा? ये कितनी जल्दी कम हो जाएगा? ज्यादा। मैम कम होगा। ओह, कौन बोला ज्यादा? ये भांग वांग खाए हो क्या खाने में भाई? ये पार्शियल प्रेशर इसका हमारा क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि ये पहले ही सैचुरेट हो गया। 50% जो सैचुरेशन है इसका पहले ही हो गया। सैचुरेशन जल्दी आ जाएगी। शायद आपने बोला, शायद आपने बोला था आंसर। थोड़ा सा ध्यान से सोचो बच्चे कि ये रहा हमारा ऑक्सीजन का, हमने पूछा है लेफ्ट शिफ्ट का, क्योंकि कंडीशंस क्या है? फेवरेबल है। ऑक्सीजन हमको भर भर के मिले जा रही है, तो ये कितनी जल्दी हो जाएगा? फटाफट से हो जाएगा।
ठीक है। बट जब आप पहुंचते हो कहाँ पे, हायर एल्टीट्यूड्स में, पहाड़ों पे, वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की ज्यादा कमी है। हाँ, तो ऑक्सीजन की कमी है, तो वो क्या करेगा, जो इसका जो सैचुरेशन देर में आएगी मैम, सैचुरेशन होगा वो पार्शियल आएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और आगे शिफ्ट हो गया है, बट कहीं ना कहीं ये यहाँ पे कहीं करके आता है। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए ग्राफ बनाया था। अब जितनी भी लिखने वाली बातें हैं ना बच्चा जी, वो आप लोग मेरे पुराने वाले ग्राफ से ही देख लो। ये वाला ग्राफ आपको समझ में आया? यहाँ पे Yes, आपको ma'am. सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिखाना है, यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पी ऑक्सीजन। बिल्कुल बना के आ जाओगे ऐसा का ऐसे एग्जाम में, Yes, हम बना लेंगे। Yes, ma'am. आई डोंट वांट कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं। यस मैम। तुमको क्या हो गया? थैंक गॉड। देखो जी, ये सारी बातें अब जो मैंने आपको अभी तक बोल के समझाई हैं, बस वो एक बार लिखी वाली फॉर्मेट में देख लो। 5 मिनट पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आपको फटाफट से बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। ठीक है, ऑक्सीजन के हमारे कितने फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये कितने फॉर्म्स अवेलेबल होंगे? या तो ये Ma'am. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, मतलब क्या? हाँ जी बच्चा जी बोलो। ठीक है, हीमोग्लोबिन HbO2। ठीक है, और अगर जब ये प्लाज्मा के साथ होगा तो एक फॉर्म हमारा प्लाज्मा के साथ भी डायरेक्ट ऑक्सीजन रहेगी। बट हमारा जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहेगा, 97% जो है ना हमारा अवेलेबल ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहता है। मतलब क्या, ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के साथ बाइंड रहती है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है हमारे ऑक्सीजन की, वो CO2 के कंपैरिजन में कम होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो जाती है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ज्यादा रहता है, और ये हमारा प्लाज्मा में कैसे, प्लाज्मा में ही सिर्फ ये ऑक्सीजन के फॉर्म में अवेलेबल है। यही सारा का सारा वही ग्राफ है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। ठीक है, और क्या आप ये वाली बात नहीं पढ़ के आए हो कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारी कितनी है, 0.5 mm मिली मोलर पर लीटर, राइट? और ये कितना है, 0.3 मिली मोल पर लीटर, है ना? ये वाला पार्ट हम मैम पढ़ के आए हैं। और कितना, लगभग 25% कम होता है। बस साफ सुथरा है थोड़ा सा आपको लिखने के लिए। इसीलिए ऑक्सीजन हमारा क्या हीमोग्लोबिन की हेल्प से हमारा जो है मूव करता है, ना कि प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में वो सॉल्युबल ही नहीं है ज्यादा। लेफ्ट शिफ्ट वाले को हम क्या कहते हैं बच्चे, हाल्डेन इफेक्ट। मैम हाल्डेन इफेक्ट, बोर इफेक्ट। याद करने का तरीका भी कैसे, हाल्डेन की स्पेलिंग में L आता है तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा, और बोर्स में R आता है तो वो राइट शिफ्ट करेगा। इतना सब कोड आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं है, और एक कॉमन सेंस लगाने के लिए जिसने एक बार पढ़ा है तो वो ग्राफ देखते ही समझ जाएगा। अगर एग्जाम में आपके पास, क्योंकि ऑप्शंस हमेशा आते हैं, MCQ बेस्ड एग्जाम है, तो आप लिख के भी आ जाओगे, मतलब टिक करके आ जाओगे, है ना? चलो जी, अब एक बार जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको लिखने का भी तरीका फटाफट से देख लो कि 3% ही ऑक्सीजन होती है जो हमारी प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। बाकी सारी की सारी कैसे अवेलेबल होती है, 97% वो हमारी ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, और RBC ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, देखिए जी, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या मतलब इस बात का, कि ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में। क्या बनाता है ये, HbO2 बनाता है। रिवर्सिबल मैनर क्या मतलब, कि अगर वापस भी मतलब टूट सकता है, तो ये टूट जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट इरिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, यही है। और इस प्रोसेस को, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस का नाम है हमारा ऑक्सीजनेशन। ठीक है जी, चलो जी, हीमोग्लोबिन में हमारी 4 हीम यूनिट होती हैं। हाँ मैम, हमें ये पता है, और हर एक यूनिट में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है बाइंड करता है। हाँ जी मैम, हमको ये बात भी पता है, आपने स्टार्टिंग में बता दी। अब हमारा टाइम हो गया है एकदम कंप्लीट, बट क्या रह गया, हमारे रह गए फैक्टर्स। 3 मिनट पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, कल ही पढ़ाऊं? मैम पढ़ा दीजिए। तुम्हारा क्या, तुम तो पढ़ के चली जाओगी, जाके चिक्के सो जाओगी। 9:30 से भी No, क्लास है। तो मैम रहने दीजिए मैम, अभी दूसरी भी क्लास है अलग। फ्रेश स्टार्ट करेंगे मैम। सुनो 2 मिनट का है, एक बार देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी ये बात पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें, वरना फिर मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सीधे कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, कोई रिवाइज नहीं कराऊंगी। ये वीडियो देख के आना, ठीक है? राइट शिफ्ट में और लेफ्ट शिफ्ट में क्या है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं मिनिमाइज। ठीक है, चलो जी, देखो जी, आपको पता है राइट शिफ्ट में कंडीशन कैसी है हमारी, अनफेवरेबल। बल्कि पता है नेक्स्ट क्लास में जब मैं करूंगी ना, तो ये तुमसे पूछूंगी, तुम्ही लोगों से। ठीक है, क्योंकि मैंने ना ये सारे जितने भी बताए हैं ना, ये सारे बच्चों ने ही बताए हैं, तो इसका मतलब है उनको अगर समझ में आ गया तो तुम लोगों को भी समझ में तो आ ही गया होगा। यस मैम, आगे बता सकते कंडीशन हैं। क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। हाँ मैम, हमें पता है। लेफ्ट शिफ्ट में फेवरेबल है, ठीक है मैम, ये भी हमें पता है। जब कंडीशन फेवरेबल है तो हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, मतलब एसोसिएशन बनेगा, या डिसोसिएशन होगा। तो मैम एसोसिएशन होगा। मैम राइट में डिसोसिएशन होगा और लेफ्ट में
एसोसिएशन बिल्कुल सही बच्चा, जब फेवरेबल कंडीशन है तो HbO2 का फॉर्मेशन होगा, और डिसोसिएशन में क्या होगा मैम, हमारा HbO2 का ये अलग अलग होंगे, टूटेंगे, मतलब रिवर्सिबल वाला कहानी यहाँ पे चलेगी। राइट शिफ्ट को मैम हम कहते हैं बोर्स इफेक्ट, आपने बता दिया है। आर वाला कॉन्सेप्ट, हेल्डन इफेक्ट, और यहाँ पे Halden effect. हेल्डन इफेक्ट। आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि P50 हमारा हाई है ऑक्सीजन का, मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, राइट वाले का, हाँ जी हाई है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। ये रहा P50, ठीक है, राइट वाले का कंडीशंस अनफेवरेबल है। ये क्या है, P50 की वैल्यू हाई है, लगभग लगभग 30 के लगभग आ रही है, राइट। और वही हमारी P50 की वैल्यू लेफ्ट वाले में जब फेवरेबल कंडीशन है क्या है, कम है, 20 आ रही है, इसका एक डिफरेंस आ रहा है। ये हमने किसकी कंडीशंस में पढ़ी बच्चे, ऑक्सीजन के कंडीशन में पढ़ी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इसका उल्टा नहीं होगा? और क्या ये बात आप खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये हाई है तो ये लो होगा, ये लो है तो ये हाई होगा, ठीक है। चलो जी, ये सारे भी फैक्टर्स हैं, इनको भी देख लो एक बार कि ऑक्सीजन हमारा क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, लो, फेवरेबल में हाई। कार्बन डाइऑक्साइड फेवरेबल अनफेवरेबल में कैसा है, हाई। कार्बन डाइऑक्साइड फेवरेबल में कैसा होगा, कम। ये बिल्कुल अपने साथ में मिलते हुए। P50 क्या है, अनफेवरेबल में हाई होता है, और यहाँ पे फेवरेबल में लो होता है। ये यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ एक बार, ये फेवरेबल है क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये हमारी अनफेवरेबल है क्योंकि ये राइट शिफ्ट, ठीक है। P50 मैम हमारा इसका ज्यादा है, इसका कम, इसका pH हमारा कम होता है। छोड़ो जी बच्चा जी, यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अब मेरी खांसी भी यही कह रही है कि तुम लोग को बंद कर देना चाहिए, वरना मेरे गले की आज ही मैम एक बैंड। मिनट का रेडियो बता दीजिए। अरे नहीं सोएब जी प्लीज यार छोड़ो, यहीं से स्टार्ट करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। Okay, ma'am. Good night. गुड नाइट जी बच्चा जी, फटाफट से गुड नाइट भागो। मैम, टेक केयर। Okay, ma'am, bye. बच्चा जी, बिल्कुल टेक केयर, बिल्कुल टेक केयर। अरे लगा कहाँ है मैम? थैंक यू मोनू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, मेरा भी यही हो रहता है कि आप लोग का चीजें क्लियर हो। थैंक यू अक्षत जी लास्ट तक रहने के लिए भी, एंड प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स। बाय बाय चारू जी, थैंक यू जी, टेक केयर। चलो जी, थैंक यू जी। मुझे कल बड़ा गिल्टी फील हो रहा था एक्चुअली मनोज जी, मैं सोच रही थी आपको मैसेज करने का, बट फिर इतने सारे बच्चे थे, मुझे नंबर ही नहीं मिला तुम्हारा। चलो जी बाय बाय जी, फटाफट से जाओ, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है।